हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। पिछली क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और मैंने मतलब प्रकाश की चाल के हिसाब से प्रकाश की चाल के हिसाब से अपवर्तन को एक्सप्लेन किया था। क्या किया था कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किसी माध्यम का अपवर्तन जो होता है, मान लीजिए अपवर्तनांक मैंने बताया था, अपवर्तनांक। ऐसे सुनिए ऐसे देखिए, ये मैंने बताया था। और यहाँ से किसी लाइट जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक। माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, ठीक है। प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण क्या करती है, ये अपने मार्ग से न जाके क्या करती है, या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है ना बच्चों ना। तो हमने इसको लिया था क्या, माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक। माध्यम 1 और माध्यम 2 लिए थे। तो मैंने बोला था कि यदि आपको माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष चाहिए ना, तो उसे कैसे लिखेंगे, n/1। मतलब क्या कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। उसको कैसे दिखाते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ना। मतलब पहले माध्यम में मान लेते हैं इसकी चाल v1 है और दूसरे माध्यम में घट के या फिर बढ़ के जो भी हुई ना, उसकी चाल क्या होगी, v2 हो गई ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, v1 अपन में v2 ना। ये हमने फॉर्मूला यहाँ तक बताया था। इसके आगे बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन तो हो गया ना, लेकिन क्या हर लाइट क्या मतलब अपवर्तित हो जाती है। इसमें बताया था कि अपवर्तन के साथ परावर्तन भी होता है ना, ठीक। तो कौन सी लाइटें परावर्तित हो जाती हैं और रीजन क्या, क्यों परावर्तित हो जाती हैं ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, एक टर्म आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको समझते हैं वो क्या होता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। अच्छा, तो इसमें बात आती है कि जब कोई लाइट ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब कोई लाइट ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर हो जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है ना। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये बात मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसी के बेस पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है, ये मतलब क्या है तुम्हारे इधर, मान लो ये इधर सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है आपका, ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है। और ये बीच में आपका अविलंब बना दे रहा हूँ ना, अविलंब है मान लीजिए, ठीक है। समझे बच्चों, जब ये क्या है आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम से जैसे ही लाइट जाएगी ना, सघन माध्यम से इस पॉइंट पे गिरी लाइट ना, ये ऐसे जा रही है लाइट ना, प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। जैसे इसमें गिरेगी तो बताओ सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है ना बच्चों। देखो, ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, एकदम सीधा जाना चाहिए था, एकदम सीधा जाना चाहिए था ना। लेकिन होता क्या है, सीधा ना जाके ये अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है ना, दूर हट जाती है, ठीक है, दूर हट जाती है। तो देखो, ये जो अविलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। और जो ये अविलंब है और अपवर्तित किरण है, इसके बीच का एंगल आर मान लेते हैं। तो समझ में आता ही होगा ना। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे ना, मतलब जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा ना, ठीक है।
समझ रहे हो ना कि मतलब क्या, जितना हम इस थीटा को बढ़ाएंगे उतना हमारा आर बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो एक ऐसा केस आ जाएगा कि ये जो हमारा प्लेन है ना, या फिर जो हमारी बाउंड्री है उस बाउंड्री से हो के जाएगा, मतलब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है। एक केस ऐसा आएगा कि आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे कि ऐसे बोल देंगे कि थीटा का वह मान ना, या फिर थीटा अर्थात आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसको समझिए, ऐसे लिखिए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बच्चों, वह क्या विरल माध्यम में अविलंब से दूर हो जाती है, तो वह विरल माध्यम में जाकर अभिलंब से दूर हो जाती है। मतलब क्या है इसका, कि जिस रास्ते से जाना होता है उस रास्ते से न जाकर के अविलंब से थोड़ा सा और दूर से जाती है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो इसमें हम ये लिख नहीं रहे हैं बात कि हम ये देखते हैं कि जब जितना आगे थोड़ा से भी आपतन कोण बढ़ाते हैं तो ये जो अपवर्तन कोण है बढ़ जाता है ना। तो इसमें लिख दो कि हम यह पाते हैं कि आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, मान भी बढ़ता जाता है। ठीक बच्चों ना, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाने पे क्या होता है कि अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझे बात। अच्छा, तो होता क्या है कि अब बोलेंगे आपतन कोण के जिस मान पे, आपतन कोण के जिस मान पर ना अपवर्तन कोण बढ़ के, अपवर्तन कोण बच्चों बढ़कर, अपवर्तन कोण क्या करके बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, क्या बोले कि आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक, उस आपतन कोण को ना, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझे बच्चों। अच्छा, तो क्या बात निकल के आया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो इसकी ये सेंस निकला कि अगर कि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से और दूर हटती जाती है। एक ऐसा केस आता है कि जो अविलंब है हमारा ना, जो हमारा अविलंब है और जो हमारा अपवर्तित किरण है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है ना।
और जिस एंगल पे, जिस आपतन कोण पे ये बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण कर देते हैं ना, उसका नाम क्या देते हैं, क्रांतिक कोण देते हैं। अच्छा, तो हमने तो यहाँ तक जाना कि क्रांतिक कोण ये होता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, तो देखिए क्या होता है कि एक केस तो ये हो जाएगा कि ये आपका अभिलंब हो गया ना बच्चों, और ये आपका लाइट है ना, इतना बढ़ा दिए हम थीटा, इतना हम थीटा बढ़ा दिए, ठीक है, इतना हम थीटा बढ़ा दिए, मतलब क्या कर दिए, इसको आईसी कर दिए ना। यहाँ लिख लेना, क्रांतिक कोण को आईसी से दिखाते हैं ना, लिख देना क्रांतिक कोण को, क्रांतिक कोण को आईसी से प्रदर्शित करते हैं ना बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जब हम देखो इसको आईसी एंगल से पास कराते हैं ना, तो इसको जाना था किधर बच्चों, इसको जाना था बिल्कुल सीधा ना, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम इसको आईसी कर देते हैं तो ये जो हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब क्या है, अभिलंब है, ठीक, और ये हमारा क्या होता है, परावर्तित, अपवर्तित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण बच्चों, और जो अभिलंब है इनके बीच में 90 डिग्री बन जाता है, यही क्या है तुम्हारा आर है बच्चों ना, आर क्या बनता है, 90 डिग्री बन जाता है, और इस केस में ये तुम्हारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है ना। इससे सेंस ये निकल रहा है आपका कि जितना एंगल हम बढ़ा रहे हैं उतना ये जो आपका अपवर्तित किरण है ना, उतना अपवर्तित किरण आपका इधर शिफ्ट होता जा रहा है ना। तो क्या कहेंगे कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा अगर कि आपतन कोण की वैल्यू हो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा यदि आपतन कोण की वैल्यू हो, तो जो अपवर्तित किरण है ना, जिस माध्यम से गई होती है उसी माध्यम में क्या करती है, वापस चली जाती है। मतलब ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम से वापस चली जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्या होता है, अब हम देखो इसी में एक फिगर और जोड़ देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कैसे हो जाती है। देखिए ये मान लीजिए है ना, तो मैंने क्या किया कि ये आईसी एंगल पे तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया, अगर कि हम इससे हम ग्रेटर देन आईसी ले लें ना, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एंगल जो है ना आईसी जो थीटा मान लेते हैं, थीटा क्या लेते हैं कि ग्रेटर देन आईसी ले लेते हैं, मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्या करता है कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ ना, मतलब इनके बीच का जो एंगल है ये आपका अभिलंब है, मान लीजिए ना, अभिलंब है, जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब से जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा ना, जो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी। जब 90 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये जो तुम्हारी लाइट है अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, ऐसे परावर्तित किरण के फॉर्म में हो जाएगी ना, जो परावर्तन का नियम है उसको थोड़ा सा फॉलो करने लगेगी। जितना थीटा बढ़ाएंगे उतना मतलब ये लाइट अंदर के आएगी, उतना बेंड करेगी सघन माध्यम में, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊपर का लिख ही लिए होंगे, थोड़ा सा हम और लिख देते, इतना लिख लीजिए, ठीक। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में इसी के पास एक लाइन बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस यहाँ पे लिख देना कि यदि क्या लिखोगे, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, ठीक बच्चों, क्रांतिक कोण से ना, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाता है ना, कर दिया जाता है, तो प्रकाश की
की किरण अर्थात क्या बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण ठीक, सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है बच्चों, परावर्तित हो जाती है। ठीक, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आए बात समझ बच्चा, आए कि नहीं? देखिए क्या हुआ कि पहले तो हम थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता कितना रखना है, ठीक, तो थीटा का वैल्यू इतना बढ़ाएं कि जो हमारा ये अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री बन जाए ना, तो उस कोण को क्या बोलेंगे बच्चों, क्रांतिक कोण। यदि क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कोण ले लें आपतन कोण को, तो क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा ना। जिस माध्यम में तो सघन माध्यम से गया था, सघन माध्यम ये है ना आपका, सघन माध्यम से गया था, सघन माध्यम में फिर वापस चला आएगा ना। तो ये घटना क्या कहलाएगी बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे आप नोट कर लीजिए, और इस पे कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, कुछ लॉजिक हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते रहते हैं, उनको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई सर हमको लगता है कि जल्दी समझाते नहीं हैं उस चीज़ को, ठीक है, और लेकिन वो मायने भी नहीं रखता है ना, लेकिन वो मायने किस लिए रखता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बुक में तो दिया है भाई, तो बुक में दिया है तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक। देखिए, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं बच्चों कि एक मान लीजिए कि टब है, ठीक है, टब में कोई परख नली को रखते हैं हम ना, मतलब खाली परख नली ऐसा रखते हैं कि उसमें पानी न भरे, ऐसा रखते हैं कि उसमें पानी न भरे, तो देखते हैं कि वो परख नली बहुत तेज़ी से चमकती है, चांदी की तरह। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि क्यों चमकती है? तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बच्चों। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक टब है ना, ठीक है, इसमें आप रख दिए क्या, एक परख नली को ऐसे रख दिया आप, ठीक, ठीक, ये परख नली हो गई आपकी, और इसमें पानी पूरा भरा है, पानी भरा है, मतलब समझ जाना, ठीक है। इसमें पानी भरा है और जो परख नली है उसको हम ऐसे लिटा के रख दिए ना। देखते हैं कि परख नली जो ये सब हिस्सा होता है, इसका ये सब हिस्सा जो होता है बहुत चांदी की तरह चमकता है। ऐसा रीज़न क्यों होता है? देखो ऐसे, देखो मान लो ये लाइट यहाँ से गई ना, ऐसे गई, ठीक है बच्चों ना, ऐसे लाइट गई, ठीक, तो बताओ क्या होना चाहिए? प्रकाश के जो अपवर्तन नियम है उसके अनुसार ये कांच से पास होके ना इस हवा में जाना चाहिए ना, ठीक है।
तो होता क्या है कि जब हम इस पर नॉर्मल खींचते हैं बच्चों, जब इस पर हम नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है, जब इस पर हम नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है ना, जब इससे हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये जो हमारा थीटा बनता है, यहाँ पे थीटा जो बनता है ना, थीटा बनता है वो क्या होता है, क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है ना, ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन आई सी हो जाता है ना, थीटा इज ग्रेटर देन आई सी हो जाता है। तो क्या होता है कि इस लाइट का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है ना बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये सीधे निकल के कहाँ जाती है, आपके आंखों में जाती है लाइट। तो मतलब ये लाइट आई और सीधे इस पे से लाइट होता है। तो किसी जगह से बहुत सारी लाइटें आ रही हो तो कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा, आपको चमकता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य कैसा दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से सारी लाइटें यहाँ पे आएंगी, अब तुरंत टकराएंगी और आप पे चली जाएंगी, आपको दिखाई देगा। ठीक, तो मतलब ये तो बात है कि हर वस्तु से लाइट आपके पास आती है तभी आप उसे देख पाते हैं। लेकिन क्या है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये व्यक्ति ये है, व्यक्ति ये है। बात ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है इसलिए वो चमकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी लाइट एक साथ आ रही है ना, तो क्या होगी कि इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी इसलिए यहाँ पे चमक दिखाई देती है। इतना दूरी तक क्या आपका चमकता हुआ दिखाई देता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि अगर कि एक टब है ना, टब में एक हम खाली परखनली को रख देते हैं, ठीक है, तो परखनली चमकती हुई क्यों दिखाई देती है हमें ना। तो इसका रीज़न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो साफ साफ तुमको पता क्या है, ये सघन माध्यम है और जो परखनली है तो परखनली में क्या रहेगा बच्चों, हवा रहेगा ना। तो जब हवा से, जब जल से हवा में कोई जाएगा तो जल क्या है, सघन माध्यम है, हवा क्या है, विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तुम्हारा अभिलंब यही था, लेकिन देखते हैं कि जो अभिलंब ये थीटा कोण बन रहा है, ये थीटा कोण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना, क्रांतीय कोण से ज़्यादा होता है, इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे ना। अच्छा, इस पर एक और बेस पे काम करते हैं हम लोग, देखिए बताते हैं अभी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिगर बना के समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देना, इसका आंसर लिख दे रहे हैं कि जब ना इसको क्या बोल देंगे भाई, लिख दो अपने हिसाब से, क्या लिख दें हम, हाँ, पानी से भरे टब ना, जब पानी से भरे टब में हम परखनली खाली परखनली ना, मैं खाली परखनली को रखते हैं तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चांदी जैसी चमकदार दिखलाई पड़ती है, चमकदार दिखलाई पड़ती है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में ना। अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कभी कभी बच्चों तुम लोग ये भी देखते हो, इसी की बेस पे वो भी है, ठीक है, उसको समझाना उतना मस्त नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं क्या कहानी है। कभी कभी देखते हो ना कि जब कोई शीशा चटक जाता है ना, या फिर आपका मोबाइल में स्क्रैच आ जाता है, तो देखते हैं कि जहाँ स्क्रैच आ रहता है ना, वहाँ बहुत चमकता है ना, ठीक, लाइन बन जाती है, चमकदार लाइन बन जाती है ना। तो लोग कहते हैं कि चिटक गया है ना, लेकिन वहाँ चमकता क्यों है, एकदम लाइन में चमकता है, क्यों चमकता है, रीज़न क्या है, यही पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। तो जहाँ आगे शीशा चटक जाता है तो जो शीशे के बीच में गैप हो जाता है ना, उसमें एयर भर जाता है, ठीक है। क्या होता है, एयर भर जाता है। जब एयर भर जाता है तो जब शीशे क्या कांच है, तो कांच से जब एयर में जब लाइटें जाती हैं, जितनी भी लाइट वहाँ पे पास करने की सोचती हैं, तो क्या होती हैं, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ना। मतलब देखो, ऐसे मान लो कि ये ऐसा है ना, शीशे चटक गया, ठीक,
शीशा चटक गया ना, इसमें एयर भर गया ना, एयर भर गया जब जैसे ही इसमें लाइट गिरती है ना, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ना, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, आपके आंखों में आती हैं बहुत सारी लाइटें। तो ये यहाँ पे चमकदार हिस्सा दिखाई देता है, ये जो गैप होता है ना, चमकदार लाइनिंग दिखाई देती है। इसका भी रीज़न क्या है, पूरा आंतरिक परावर्तन। घर पे बैठ के आराम से सोचिएगा, इसे देखिएगा कैसे ना, हम तो कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक। अच्छा, दूसरी इसके बाद एक और घटना आती है कि कभी कभी हम लोग जब मान लो जैसे कभी कभी तुम लोग घूमने गए होगे रेगिस्तान में घूमने गए होगे, तो या फिर कभी कोई प्यासा आदमी है रेगिस्तान में फंसा हुआ है, मूवी में देखे होगे, तो जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ लगता है कि पेड़ के किनारे कोई एक तालाब है और तालाब में उस पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है ना, ऐसा लगता है। उस मतलब पेड़ की वजह से लगता है कि पेड़ को देखने के बाद लगता है कि पक्का यहाँ पे कोई तालाब है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ तालाब नहीं होता है, ठीक है। पानी पीने का कोई स्थान नहीं होता। रेगिस्तान में एक ऊंचे से पेड़ को दूर से देखते हैं, देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसका प्रतिबिंब एकदम बन रहा है, एकदम साफ साफ उल्टा। जैसे पानी के किनारे कोई पेड़ है तो देखते हो तो पेड़ का प्रतिबिंब उस पानी में बनता है उल्टा, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है। लेकिन वहाँ भी क्या होता है, यही केस होता है, लेकिन वहाँ एग्जैक्ट पानी नहीं होता है ना, बस लगता है कि पानी है। क्यों पानी है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो उल्टा कैसे बनता है ना, देखो कैसे बनता है। जैसे मान लो बच्चों कि यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों एक पेड़ मान लो, तुम्हारा ये पेड़ है, ठीक है ना, और तुम दूर कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक, तुम यहाँ पे मान लो खड़े हो, ठीक। ऑब्जर्व करो इस पेड़ को ना, ये पूरा रेत का हिस्सा है ना। तो देखोगे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये पता होगा या फिर बचपन में पढ़ाया होगा, क्लास 6-7 में जियोग्राफी में पढ़ाए होंगे सर, कि जो गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है ना, जो ठंडी हवाएं होती हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। और काइनेटिक थ्योरी में, थर्मल में भी पढ़े होगे ना, उष्मागतिकी में पढ़े होगे कि जब किसी भी मतलब लोहे को गर्म कर देते हो तो जो लोहे की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से लोहार लोग पीट पीट के उसको चौड़ा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी उस समय कम हो जाती है, इसलिए वो नरम हो जाता है ना। तो हमारे कहने का सेंस यही है कि तपती धूप में जो रेत होते हैं, जो रेत के पास की एयर होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। जैसे मान लीजिए ये सब रेत है ना, इनके ऊपर जो मान लीजिए इसको नहीं ऐसे बनाते हैं तो हमको एयर का लेयर बनाने में अच्छा रहेगा ना। जैसे मान लीजिए एयर का लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, हाँ, चौथा लेयर ना। तो ये जो पहला लेयर है बच्चों, वो क्या है, मतलब जो रेत है उसकी एकदम निकट है ना। तो क्या होता है, देखो जब एयर की इस पेड़ से इस पे लाइट गिरती है ना, देखो यहाँ देखो इस एयर में ऊपर का एयर ठंडा रहेगा, ऊपर का एयर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, नीचे का एयर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो ऊपर का एयर ठंडा है मतलब क्या, सघन माध्यम है, नीचे का एयर क्या है, विरल माध्यम है। तो पहले तो देखो मान लो ये ठंडा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना, पहला ठंडा है, उससे थोड़ा सा कम ठंडा ये है, उससे थोड़ा सा कम ठंडा ये है, ये एकदम गर्म है ना, एकदम गर्म है। तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट आई, इस पर गिरी ना बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के हिसाब से ना थोड़ा सा ठंडा है तो क्या रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ना, चली जाएगी, ठीक है बच्चों, चली जाएगी। फिर ये भी थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा ठंडा है तो ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। लेकिन बच्चों देखो जब ये सघन माध्यम होगी, ये विरल माध्यम, या नीचे मान लेते विरल माध्यम है, ठीक है, जब ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, तो देखो ये नीचे का ये गर्म है, ये ठंडा है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो होता क्या है कि यहाँ पे पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पे एंगल अभिलंब बना देंगे हम, अभिलंब बना देंगे इसके लिए, तो यहाँ पे जो थीटा बनता है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा बन जाता है। किससे बन जाता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा बन जाता है। इससे ऐसा लगता है आप लोगों को कि लाइट आई थी कहाँ से, यहाँ से, लेकिन तुम देखोगे जब तुमको लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ऐसे देखो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ऐसा लगेगा बच्चों कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है ना।
तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा जो है ना, ऐसा लगेगा तुमको ना कि पेड़ उल्टा है, पानी में है ना। तो दूर तुम खड़े हो ना, यहाँ से लाइट इस एयर से होती हुई गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई ना, और लेकिन तुमको क्या लगा कि ये लाइट यहाँ से नहीं आ रही है, ये लाइट किधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसलिए इसका ये तो, और ऊपर नज़र मारोगे, ऊपर और ऊपर नज़र मारोगे, पेड़ को देखोगे तो पेड़ भी दिखाई देगा ना, क्योंकि एयर में देख रहे हो। जैसे नीचे दृष्टि डालोगे, जैसे नीचे अपना दृष्टि डालोगे, तो ये एयर, ये जो लाइनें हैं, ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण लगेगा कि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, मतलब इसका कहीं ये है। तो हमको दिखता क्या है कि यहाँ पे इसका इमेज जो उल्टा बना है। तो हमको दूर से रेगिस्तान में लगता है क्या कि पानी कहीं है, पेड़ दिख गया, अब पेड़ का प्रतिबिंब दिख गया, इसका मतलब पानी है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरीचिका बोलते हैं ना। इस कंडीशन को मरीचिका बोलते हैं। यूपी बोर्ड में या फिर किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड में जब ये होगा ना, ठीक है, तो इसमें लिखा होगा, ठीक, क्या बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मिराज बोलते हैं, मिराज, ठीक है, इस कंडीशन को। तो क्या बस आभास होता है कि पानी होगा ना। तो मैंने कितना मतलब 3 कंडीशन बताया ना आपको, क्या कि परख नली चमकदार क्यों दिखाई देती है ना, और ये रेगिस्तान में पेड़ों का जो प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में, भरी रेगिस्तान में कहीं तालाब दिखाई देता है इसकी हेल्प से ना। और केस बच्चों एक और है, उसको ज़रा समझते हैं कि क्या होता है उस केस में। इसको मिटा देते हैं, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। बुक पढ़ने जाएंगे तो बुक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप लोग मेरे से ही मतलब सीख सकें सब कुछ, ठीक। मेरा सिद्धांत है ना, ताकि आपको दिमाग न लगाना पड़े विशेष। अगर कि बुक पढ़ो तो बुक पढ़ने में क्या हो, आपको इंटरेस्ट लगे ना। एक बार बुक छुओ तो पूरा पढ़ के खाली कर दो ना, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक कंडीशन और आती है बच्चों, वो कंडीशन ये आती है, उसकी कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए ना कि कभी कभी कहते हैं कि जो भी ऐसे कोई मछली है ना, मछली अगर के पानी में है तो उसको कितना दिखाई देता होगा ना। कोई मछली है तो अगर कि ऊपर देखेगी ना, मछली जब ऊपर देखेगी धरातल मतलब इन्वायरमेंट देखेगी, ठीक है, वायुमंडल को हमारे देखेगी, तो उसको क्या क्या दिखाई दे सकता है ना। तो उसका सेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है एक, मान लीजिए टब ना, इसमें पानी भरा हुआ है बच्चों ना, पानी मान लेते हैं इसमें भरा हुआ है, ठीक है। ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि इसी पानी में एक बल्ब जला देते हैं। क्या बल्ब जला देते हैं, ठीक है। कोनो भी आइडिया लगा के इस पानी में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बल्ब को जला देते हैं ना बच्चों, ठीक, बल्ब जला देते हैं। तो यहाँ से देखो किरणें निकल रही हैं बच्चों, किरणें निकल रही हैं ना, ठीक, यहाँ से किरणें निकल रही हैं। तो होता क्या है कि ये किरणें पूरे मतलब पानी में नहीं जा पाती हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कितना एरिया दिखेगा ना। तो होता क्या है कि अगर कि जो भी किरणें जा रही है ना बच्चों, हर जगह तुम एक अभिलंब बना दो तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अभिलंब बना देते हैं, यहाँ पे अभिलंब बना देते हैं, और यहाँ पे देखो अभिलंब तो खुद यही हो जाएगा ना, ठीक। यहाँ भी अभिलंब बना देते हैं आपका ना, ठीक, यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे बना देते हैं अभिलंब आपका ना, यहाँ भी बना देते हैं अभिलंब, ठीक बच्चों। तो आप देखोगे तो पाओगे कि ये जो थीटा है ना, थीटा इसके लिए थीटा क्या है 0, इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा, इसके लिए थीटा ना, इसके लिए थीटा ना। देखोगे कि जो लाइटें इस वाले लाइन के, इस वाली रेखा के पास है, उसमें थीटा बहुत कम होता है ना। जैसे ये लाइटें और फैलती जाएंगी तो अभिलंब से जो थीटा कोण बनेगा ना वो बढ़ता जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे केस पे आ जाते हैं ना कि जो थीटा कोण है वो ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन IC हो जाता है, नहीं इक्वल टू IC हो जाता है, इक्वल टू IC हो जाएगा। यहाँ भी देखो मान लो इक्वल टू IC हो गया ना। तो ये वाली किरणें क्या करती हैं कि इसी पानी पे ऐसे बेंड हो जाती हैं, इसी पानी पे ऐसे बेंड हो जाती हैं
ना बच्चों, और इतनी किरणें क्या आपस में बाद में रिफ्लेक्ट होके इधर जा पाती हैं ना, ऐसे बना देते हैं कि ये किरणें क्या होती हैं, कुछ किरणें जो ये सब किरणें हैं वही सब रिफ्लेक्ट होके क्या करती हैं, जा पाती हैं, और सब देखो यहाँ से बेंड होगी, यहाँ से बेंड होगी, और जैसे ही इसके इधर वाली जो रे है, इसके इधर वाले जो रे है बच्चों, इसके इधर वाले जो रे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट होके आप इधर इसी में चली जाएंगी, इसी मीडियम में चली जाएंगी ना। तो बताओ, तो मतलब देखो यहाँ से मतलब जब लाइट जला रहे हैं रात को और के एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हैं ना, किसी टब में एक बल्ब को जला दीजिए, बल्ब को जलाने पे देखेंगे कि आपका कुछ भाग चमकदार दिखाई देगा और कुछ भाग अंधेरे में रहेगा ना बच्चों। रीज़न क्या है, मतलब अंधेरे में नहीं रहेगा, इंटेंसिटी कम रहेगी, यहाँ इंटेंसिटी कम, यहाँ इंटेंसिटी कम, और यहाँ पे बहुत सारे प्रकाश टार्च की तरह निकल रहा होगा ना, ठीक है, ऐसा देखेंगे आप, ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो इसके हिसाब से मैं मछली वाला कॉन्सेप्ट सुनाऊंगी, मछली को क्या दिख रहा होगा, कितनी एरिया दिख रही होगी ना। देखिए तो क्या हो, इससे क्या सेंस निकला कि ये अर्क लाइट को जलाएंगे तो एक सर्कुलर एरिया में, किधर, एक सर्कुलर एरिया में ही हमारा क्या लाइट आएगा और लाइट नहीं आएगा, एक सर्कुलर एरिया में लाइट जाएगा ना। जैसे टार्च जलाते हैं ना, तो टार्च जलाते हैं तो एक सर्कुलर एरिया बनाता है और उसी से निकलता है और डाइवर्ज होता है, तो ये आगे जाके क्या डाइवर्ज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर का भाग क्या रहेगा आपका, कम इंटेंसिटी की लाइट रहेंगी, ठीक। अच्छा, अब देखो इसी की जगह पे हम क्या कर देंगे, आगे मछली को रख दें, मिटा दिए, सॉरी, चलो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है ना, ठीक, और इसमें पानी भर दिए हम, है ना, पानी भरे हैं, जैसे पानी भर दिए, ठीक है। ये तुम्हारा सतह है, मान लो ये सतह है तुम्हारा, अच्छे से सतह बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक। ये आपकी मछली है, मछली हमको बनाने नहीं आता है, ठीक है, ऐसे मछली है, ठीक। अब यहाँ से अगर कि मछली नीचे देखेगी और कि मछली इस पानी में ही देखेगी तो क्या इसको सारी एरिया दिखाई देंगी मछली, और पानी में देखेगी तो पूरा तल, पूरा समुद्र दिखाई देगा। लेकिन जैसे वो ऊपर दृष्टि डालेगी बच्चों ना, ऊपर दृष्टि डालेगी, जैसे मान लो यहाँ पे एक नाव है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे एक नाव है, अगर कि देखो अगर कि यहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ी ना, यहाँ से एक मान लो दृष्टि पड़ी तो यहाँ से देखो कुछ लाइट, देखो ऐसे, वही नियम लगा दो, ठीक, लगभग इतनी एरिया को ही वो देख पाएगी। क्यों, क्योंकि आगे की लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी ना। तो जब मछली ऊपर देखती है तो एक सर्कुलर एरिया को ही देख पाती है, एक सर्कुलर एरिया को ही देख पाती है, और एरिया मतलब आपके मतलब छिप जाते हैं ना। तो यहाँ पे पूरा आंतरिक परावर्तन के केस मैंने देखा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पूरा आंतरिक परावर्तन तो हो गया, ठीक है। अब हाँ, ये आपका लास्ट चीज़ था, इस मतलब प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब हम अपवर्तन पे बेस्ड लेंस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लेंस पे चर्चा करने से पहले हम अपवर्तन का भी कुछ क्वेश्चंस कल करा देंगे ना। तो कल वाले क्लास में हम क्या करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ड ना जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, 10-12 ठो, ठीक है, उसको अच्छे से करा दिया जाएगा। और उस पर एक क्वेश्चन आता है इस पर भी हाइट निकालने के लिए ना। अच्छा, थोड़ा सा हाइट के बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हाइट के बारे में, फिगर वैसा बनाएंगे ताकि हाइट के बारे में चर्चा हो जाए, है ना। उसमें क्या करते हैं ना कि हम इसे पता करते हैं कि कितने हाइट पे ना, कितने हाइट नीचे ना, कितने हाइट नीचे पे ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपका वो मछली होगी। कभी ये पूछ देता है, कभी ये पूछ देता है कि जो सर्कल, जिस सर्कल की एरिया में जाएगा देखेगी मछली, वो सर्कल कितनी एरिया का होगा, उसका रेडियस कितना होगा, ये भी पूछ देता है। तो देखो तुमको पता है, यहाँ से क्या कर देना कि ये अभिलंब बना देना ना बच्चों, इसको अभिलंब बना दीजिए ना, ठीक। अब देखो ये अभिलंब है, ये तुम्हारी क्या है बताओ, ये क्या है, किरण निकल रही है यहाँ से ना, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको आईसी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आईसी क्रांति कोण मान लेते हैं। और यही देखो, यही जा रही है 90 डिग्री पे ना।
अगर कि यहाँ पे निकालेंगे, अगर देखो ध्यान से हमने इसको आई सी क्यों माना, आई सी ध्यान देखो, अगर के ये मान लो तुम्हारा पानी है, ये पानी है, ठीक बच्चों, ये ऊपर का क्या है, हवा है। तो जब पानी से हवा में जाएगी, पानी क्या है, सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम है तो जब ऐसे जब क्रांति कोण से होते हुए जाएगी, ये थीटा क्या क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा, तो 90 डिग्री से चले जाएगी, 90 चले जाएगी। और दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये जब IC है इक्वल टू IC है, तो ये भी थीटा इक्वल टू IC हो जाएगा ना। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा बच्चों, IC हो जाएगा ना। इसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया। समझो कि देखिए मान लीजिए कि ये आपका क्या अभिलंब है ना बच्चों, और यहीं पे मान लीजिए इसका आँख है मछली का ना, मछली का आँख यहाँ से इसे देख रही है, और यहाँ से जब एक नज़र मारेगी ऊपर की तरफ ना, ऐसे मारेगी नज़र, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, सघन माध्यम है। अब विरल माध्यम में लाइट को जाएगी, तो मान लेते हैं कि जो ये अभिलंब बनेगा यहाँ पे, अभिलंब कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है अभिलंब। तो जब इस अभिलंब पे गिरेगी तो मान लेते हैं ये IC है, और ये जब IC है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों की 90 डिग्री से चली जाएगी नियम अनुसार ना। जब ये IC कोण रहता है तो 90 डिग्री पे क्या अभिलंब से ये 90 डिग्री पे मुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एकांतर कोण बनते हैं बराबर होते हैं बच्चों। तो जब ये IC है, जब ये IC है, ये भी IC हो जाएगा ना, ये भी IC हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ना, ये थीटा क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। अच्छा, ये R हो गया, ये H हो गया ना। तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनवे करेगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में H² प्लस में R² ना। क्यों हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर के क्या हो जाएगा, अंडर रूट में H² प्लस R² ना। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान देना कि अगर के, हाँ ये मैंने बताना भूल गया कि जो क्रांति कोण होता है, जो क्रांति कोण होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या होता है, तो समझो थे हम लोग। देखो ये देखो, अगर कि ये मान लो तुम्हारा माध्यम 1 है ना, ये आपका क्या है, माध्यम 1 है, ये आपका हवा क्या है, माध्यम 2 है ना, माध्यम 2 है। तो बताइए जब माध्यम 1 से प्रकाश किरण माध्यम 2 में जाती है तो क्या होता है, साइन IC या फिर साइन I अपान में साइन R इक्वल टू क्या बताए बच्चों, N21 बताए थे। साइन I अपान में साइन R इक्वल टू N21 बताए थे हम ना, ये तो पता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, I हमारा क्या बन जा रहा है, साइन IC बन जा रहा है ना, साइन IC बन जा रहा है। और ये जो R क्या है बच्चों, 90 डिग्री बन जा रहा है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या बच्चों, N21 ना। तो देखो, तो साइन IC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन IC बराबर क्या हो जाएगा, N21। ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है बच्चों, ये अपवर्तन क्या, अपवर्तनांक और क्या क्रांति कोण में संबंध है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर क्या हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, N21 को 1 अपान में N12 लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू साइन IC ना बच्चों, साइन IC मतलब अगर कि N21 को N12 को उधर भेजें, N12 इक्वल टू 1 अपान में क्या हो सकता है बच्चों, साइन IC हो सकता है ना। ये तुम्हारा क्या है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध है ना, इसी का हम यूज करेंगे बच्चों। अच्छा, इसको समझाया नहीं थे क्या हम कल, ठीक, इसको ज़रा समझ लो, उसको समझ लो ज़रा। देखो मैं क्या बताया था कि जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो दूसरे माध्यम का क्या बोले, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर क्या होता है, साइन I अपान में साइन R ना बच्चों। देखो यहाँ पे पहला माध्यम कौन सा, सघन माध्यम है ना, पहला माध्यम कौन, सघन माध्यम है, और दूसरे का माध्यम क्या है, हवा है ना। तो देखो दूसरे माध्यम हवा का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कितना हो जाएगा, साइन IC अपन में साइन R, ठीक। ये भी बताए थे हम कि N21 हमेशा 1 अपान में N12 के बराबर होता था, कल चर्चा किए थे इस पर ना, ठीक है। N21 इक्वल टू 1 अपान में N2, ये रिवर्सिबिलिटी होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ अपवर्तनांक होता है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसको क्या बोलते हैं,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष ना। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों, N12 इक्वल टू 1 में साइन IC ना। ठीक, अच्छा यहाँ से देखिए, अगर कि हम साइन IC की बात करते हैं, साइन IC की बात करते हैं, साइन IC की बात करते हैं जब यहाँ से देखो, ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा भैया बताइए। हाँ, इस थीटा के प्रक्ष में, इस IC के प्रक्ष में ये लंब हो जाएगा लंब, ये कड़ हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, लंब बटा के कड़, तो R बटा के अंडर रूट में H² प्लस में R² हो जाएगा ना बच्चों। कितना हो जाएगा, R अपान में अंडर रूट में क्या H² प्लस R²। ठीक, इसी के हेल्प से हम देखो H का वैल्यू भी निकालते हैं, R का वैल्यू भी निकालते हैं ना। इसमें से कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछता है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। बोर्ड के लिए हम लोग अच्छे से बता रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, ठीक है। कुछ भी कमी हो ना, कुछ भी चीज़ें आपको छूट जाती हैं, कमेंट में बता दिया कीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर में आपके कमेंट पे कहे अनुसार मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि उन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, ताकि क्लियर कर दिया जाए, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप फ्री हों, आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस ना हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।